हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आप सब क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं आप सभी के सामने बुत बना क्यों खड़ा हूं, कुछ करता क्यों नहीं। दरअसल मैं भी कुछ सोच रहा हूं। हकीकत तो यह है कि सोचना भी एक नौकरी की तरह है, जो बगैर किसी सिफारिश के हमारे हाथ लग जाती है। और हम में से तो कई कई जिंदगी भर सिर्फ यही नौकरी करते रहते हैं, उस वक्त तक जब तक कि सांस ना उखड़ जाए। ऐसे लोगों की डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना डॉक्टर को, ना पुलिस को, और ना ही रिश्तेदारों को, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में एक पूरा जुमला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कॉज ऑफ डेथ सिर्फ सोचना और बस। एक मिनट, मैं शायद बहक गया। दरअसल मैं तो ये बताने जा रहा था कि इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी खलबली मची है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कलम और जिंदगी, इन दोनों की आपस में बन क्यों नहीं पाती। दोनों हमेशा एक दूसरे से उलझे क्यों रहते, और इस कश्मकश में किसी एक की कुर्बानी क्यों जरूरी हो जाया करती है। एक मिनट, मैं शायद फिर बहक गया। आप मंटो को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही सादत हसन मंटो। दुनिया का शायद एक लौता कहानीकार जिसने दम तोड़ा तो विस्की के कतरों के साथ, और शायद दुनिया का एक लौता कहानीकार होगा जो कयामत के रोज खुदा के सामने भी झूमता झांकता पहुंचेगा। उसी मंटो के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर गया तो वो उसका कसूर था, बहुत पीता था सो मर गया। लेकिन जानते समझते हुए भी लोग ये नहीं कहते कि जब भी कलम और जिंदगी आपस में गुत्थम गुत्था होती है तो कुर्बानी के लिए किसी एक को चुनना ही पड़ता है। सादत हसन मंटो ने 42 साल 8 महीने और 6 दिन तक दुनिया और दुनिया वालों को मुसलसल आजमाने के बाद कुर्बानी देने के लिए चुना तो अपनी जिंदगी को। मैं हामिद जलाल, उसी मंटो का अदवी, हाँ अदवी वारिस। अदवी वारिस इसलिए कि विरासत में उनके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय खल्लाशी, गरीबी और पागलपन की। मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा। वो अक्सर मुझे कहानी सुनाया करते थे। कहानी यूं थी कि किसी शहर में या किसी गांव में किसी ने एक सांप पाल लिया, बहुत ही जहरीला सांप। उस आदमी के दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके जानने पहचानने वाले एक एक शख्स ने उसे मना किया कि वो अपनी इस हरकत से बाज आए। भला सांप भी कभी पालतू हुआ है? लेकिन उस आदमी ने किसी की ना सुनी। वो सांप उसी के घर के अंदर पलता रहा। उस सांप की वजह से पहले तो दुनिया उस आदमी से अजनबी हुई और फिर उसकी दुश्मन बन गई। लेकिन वो तब भी बाज नहीं आया, और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उस सांप ने उस आदमी को डस लिया और अपना सारा जहर उसकी रगों में उतार दिया, कतरा कतरा। उस आदमी को मरना था सो मर गया, लेकिन अपनी सांस टूटने से पहले उसने उस सांप को पकड़ा और उसका फन अपने दांतों तले चबा डाला। हच हच। मगर वो सांप आज भी डसता है। आज भी जब कोई कलम उठाता है तो वही जहर जिंदा होने लगता है। आप जानते हैं, हमारा लिखा हुआ एक एक हर्फ कागज पर इस तरह साकित पड़ा रहता है जैसे मां के पेट से निकला कोई मुर्दा बच्चा। और शायद ये हर्फ तब तक बेजान पड़े रहेंगे जब तक कि मौजा टोबा टेक सिंह, जिला होशियारपुर, सुबह पंजाब, मुल्क नामालूम के बिशन सिंह को अपना घर नहीं मिल जाता। कहां होगा बिशन सिंह का गांव? सरहद के इस तरफ या फिर सरहद के उस तरफ, या किसी मुल्क की गोद में रखेल की तरह पड़ा हुआ होगा उसका गांव। और कहां होगा खुद बिशन सिंह? शायद वहीं जहां आखिरी चीख मारने के बाद वो औंधे मुंह गिरा था। बिशन सिंह! ए बिशन सिंह! ओपड़ दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बिरयानी दी, मूंग दी, दाल ऑफ
Pakistan and Hindustan of Toba takes अरे हाँ हाँ, हमें सब पहचानते हैं। एक उसी तरह जिस तरह दायां हाथ बाएं हाथ को पहचानता है। ऊपर दी गड़गड़। जब एक इज्तिमाई तबारीक से अपने अपने हिस्से का पन्ना फाड़ा जा रहा था, उस वक्त ये हजरत लाहौर के पागल खाने में थे। जब गर्दन कटी लाशों का तबादला होने लगा और नंगी की गई मां बहनें इधर से उधर और उधर से इधर भेजी जाने लगी, उस वक्त पागलों का भी तबादला किया गया। इस तरह ये जनाब बाघा के बॉर्डर तक पहुंचा दिए गए और जब इन्हें जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो ये दरमियान में इसी जगह अपनी सूजी हुई टांगों पर इस तरह खड़े हो गए कि हिलाए नहीं हिले और पूरे 15 बरस दिन रात इसी तरह खड़े रहने के बाद एक दिन सूरज निकलने से पहले इनके हलक से एक चीख निकली और सूरज निकलने के बाद लोगों ने देखा कि ये यहां पड़े थे कंडीले तारों के पीछे औंधे में गिरने वालों में हजरत अकेले नहीं थे, और भी कई लोग थे जिनकी तादाद एक पूरे मुल्क की आबादी बन सकती थी। एक ऐसे मुल्क की आबादी जो दुनिया के किसी नक्शे में कहीं नजर ना। बिशन सिंह को तो मंटो मिल गया, लेकिन ऐसे कितने थे जिनके नसीब में कोई मंटो नहीं था। ऊपर दी गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बिद्याने दी, मूंग दी, दाल दी ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आर्मी ऑफ द टोबा टेक सिंह। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा टोबा टेक सिंह ही तो खोजने निकला हूं। कहां होगा इसका टोबा टेक सिंह? शायद वहीं जहां मम्मी होगी, या शायद वहां जहां बाबू गोपीनाथ होगा, या शायद वहां जहां सौगंधी होगी। हाँ, सौगंधी से मिलोगे? ऊपर दी गड़गड़। मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे पीछे भागे, एक रास्ता मेरे आगे। शमा सरीख ही पिघल रही, ओझल कभी उजागर। एक मंजर मेरे दिल के अंदर, एक मंजर मेरे बाहर। मुझे ढूंढने कौन आए अब इन तन्हा राहों पर। बोटी बोटी बट गई मेरी रोशन चौराहों। माधव कहता है, कौन माधव? अरे वही पूना का हवलदार, मेरा आशिक माधव। वो कहता है, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी कुट्टी। अगर तूने दोबारा किसी मर्द को यहां ठहराया तो चुटिया पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं पुनः पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या क्या भाड़ा है इस होली का? लेकिन ना तो कभी माधव ने पूना से खर्च भेजा, ना ही मैंने अपना धंधा बंद किया। हम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हो रहा है, इसलिए तो रामलाल दलाल कहता है, ये बड़ी अनोखी आशिकी माशिकी है। साला एक पैसा अपनी जेब से निकालता है, वो तेरे साथ मजे उड़ाता है। मजे तो अलग रहे, साला तुझसे कुछ ले भी मरता है। सौगंधी, जल्दी से कपड़े वपड़े पहन ले। वो जरा गले की नुकड़ तक चल, बड़ा जेंटलमैन किस्म का आदमी है, अंदर नहीं आ सकता। अरे वो तो बेचारा इस गली में अपनी मोटर भी खड़ी करते हुए घबरा रहा था। चल। क्यों, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं लगी। तबीयत के सहारे चलेगी तो बेसहारा हो जाएगी। बड़ा तगड़ा आसामी है, चल। चल। आराम से। अब उसने तुझे पसंद नहीं किया तो मेरा क्या कसूर? मैं तो चलता हूँ, खामा खा वक्त बर्बाद हो गया है। मुझे पसंद नहीं किया
मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने रात को नीचे चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे गिर नहीं आई थी क्या? मुझे हुक्काई आते आते रुक नहीं गई थी। मगर मैंने तो उसे दुत्कारा नहीं, मैंने उसे टुकराया नहीं, लेकिन इस मोटर वाले सेठ ने तो मेरे मुंह पर थूका। मुझे देखते ही कहा हो। इस ऊं का क्या मतलब? यही ना कि 10 रुपए और ये औरत। देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने अपना धंधा फिर से शुरू किया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी कुट्टी। अगर तूने फिर से अपने आप किसी को ठहराया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? मैं बता, 15 रुपए भाड़ा है इस खोली का, 10 रुपए भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है, 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने तुझे एक ऐसी चीज देने का वादा किया था जो मैं तुझे कभी दे ही नहीं सकती, और तू एक ऐसी चीज लेने आया था जो तू कभी ले नहीं सकता। तेरे और मेरे बीच रिश्ता ही क्या है? कुछ भी नहीं। तेरे और मेरे बीच पहले 10 रुपए बच रहे थे, 50 रुपए बच रहे। तू भी इनका बचना सुन रहा है और मैं भी। देख सौगंधी, सौगंधी के बच्चे, तू यहाँ आया किस लिए? तेरी माँ रहती है यहाँ जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई बड़ा गबरू जवान है जिस पर मैं आशिक हो गई हूँ? तुझ में ऐसा है क्या जो किसी को पसंद आ सकता है? हाँ, ये तेरे पकौड़े जैसी ना, तेरे बालों भरा माथा, तेरे सूजे में लगे, तेरे मुंह की बात, तेरे मुड़े में नाक, तेरे बदन का वह, हाँ? तुझे क्या हो गया? तेरी माँ का सिर। तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? बात सारी नहीं तो। और उसके बाद वो खुला तो सौगंधी के अंदर पैदा हो गया, उसे बहुत तकलीफ देने लगा। लेकिन उस खला को पुर करने का कोई तरीका सौगंधी के हाथ नहीं आया, और जब कोई तरीका उसके हाथ नहीं लगा तो सौगंधी ने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया, सागवान के चौड़े पलंग तक गए, कुत्ते को पहलू में लिटाया और सो ऊपर दी गड़गड़। अच्छा, तो आप भी यहीं थे? मिल चुके सौगंधी से? ऊपर दी गड़गड़ दी, एनेक्स दी, विद्याने दी, मूंग दी, देखो, नहीं, अब मुझसे कुछ मत पूछना। मुझसे मत पूछना कि सौगंधी जिस्म क्यों बेचती थी, और अगर जिस्म बेचती थी तो उसे माधव से इश्क कैसे हो गया, और अगर माधव उससे इश्क करता था तो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा क्यों देता था, रामलाल दलाली क्यों करता था, और क्या वो करने वाला सेठ सौगंधी से ज्यादा खूबसूरत था? देखो, मुझसे कुछ भी मत पूछना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब सौगंधी के समझ में कुछ नहीं आया, उसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया, सागवान के चौड़े पलंग तक गई, कुत्ते को पहलू में लिटाया और सो गई। लेकिन बाबू गोपीनाथ तो वो भी नहीं कर सका, क्योंकि ना तो उसके पास कोई खारिश ज़दा कुत्ता था और ना ही सागवान का कोई चौड़ा पलंग। मैं यानी कि बाबू गोपीनाथ ने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे मशवरा देता तो मैं कहता सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ समझते, लेकिन मैं उन्हें अकलमंद, इसलिए कि कम अज कम उनमें इतनी अकल तो है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी बेवकूफी शनाख्त कर ली है जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से ही फकीरों और कंजरों की सोबत में रहा हूं, तो मुझे इनसे कोई मोहब्बत हो गई है। मैंने सोच रखा है जब मेरी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाएगी
तो मैं किसी पीर के मजार पर जाकर बैठ जाऊंगा। रंडी का कोठा और पीर की मजार, बस यही तो जगह है जहां मुझे सुकून मिलता। रंडी का कोठा तो छूट जाएगा कि अब दौलत खत्म होने वाली, लेकिन यहाँ पीरों की क्या कमी, किसी भी मजार पर चला जाऊंगा। रंडियों का कोठा या पीर का मजार ही क्यों? इसलिए कि यहाँ फर्स्ट से आज तक सिर्फ धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहे उसके लिए इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पे माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों जगहों पे इंसान अपने खुदा से। खैर छोड़िए, आप मेरी जीनों से मिले हैं। कौन? वही कश्मीरी कबूतर? हाँ वही। मुझे मालूम है कि आप अभी तक उससे नहीं मिले। कल मेरे घर तशरीफ लाइए, आप दोनों की मुलाकात कराऊं। ठीक है, कल देखिए, भूलिएगा नहीं। बिल्कुल। आप है बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब, लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ ले आए और अपने साथ मिले आए ये कश्मीरी कबूतरी भी। अगर कोई नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो आप है। लोग इन्हें मस्का लगाकर रुपए बटोरते हैं, मैं सिर्फ इनसे बातें करके हर रोज पोलसर बटर के 2 पैकेट वसूल लेता हूं। बस ये समझ लीजिए कि बाबू गोपीनाथ बड़े ही एंटी फ्लोजास्टिन किस्म के आदमी है। यह है जीनत बेगम, बाबू गोपीनाथ की जीनू। ये खुर्राट कश्मीर का ये सिर तोड़कर लाहौर लाई थी। बाबू गोपीनाथ को जब अपनी सीआईडी से पता चला तो एक रात इसे लेकर फुर हो गए। सैंडो, जरा इनके मुतल्लिक भी कुछ हो जाए। यह है मिसेस अब्दुल रहीम सैंड उर्फ सरदार बेगम। ये भी लाहौर की पैदावार है। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ और 2 बरसों में इन्होंने मेरा धन तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर से यहाँ भाग आया। बाबू गोपीनाथ ने इन्हें यहाँ बुला लिया कि मेरा दिल लगा रहे। इनको भी राशन में 1 डब्बा सिगरेट और हर शाम माफिया का इंजेक्शन। इनका रंग काला जरूर है मगर बड़ी पिटपॉट टैट किस्म की औरत है। चल बकवास मत कर। मेरी जीनों के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? पढ़ा नहीं ख्याल। मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। पिछले 2 बरसों से ये मेरे पास रह रही है। मैं हजरत गौस आजम जिलानी की कसम खाकर कहता हूँ कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इसी पैसे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूट कर खाती रही, लेकिन इसने कभी एक जायज पैसा भी मुझसे नहीं लिया। मेरी दौलत अब कुछ दिनों की मेहमान है। मैं नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने इसे लाहौर में बहुत समझाया कि और तवायफों की तरफ देखो, जो कुछ वह करती है सीखो। मेरे बाद तुम अगर किसी और को नहीं फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। सारा दिन शरीफ जातियों की तरह घर पर बैठी रही। मैंने इसे मोटर भी ले दी कि कोई अच्छा लड़का तलाश कर ले, लेकिन मजा ले। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए। अब आप इसे समझा सकते हैं कि चालाक बनने की कोशिश करे। इसकी जिंदगी के लिए सिर्फ $1 में काफी नहीं। वैसे आपको तवायफों का गाना सुनने का बहुत शौक है। आपको संगीत का बहुत इल्म है क्या? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। सच पूछे तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं आज भी बेसुरी तवायफों के यहाँ जाकर भी अपना शेर ढूंढ सकता हूँ। दरअसल मुझे गाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो 10 या 100 का नोट गाने वाले को दिखाने में बड़ा मजा आता है। 100 का नोट दिखाया, उसे दिखाया, वह उसे लेने के लिए एक अदा से उठी। 5 आई तो नोट जुराब में रख लिया। उसने झुककर नोट बाहर निकाला। हम कुछ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम जैसे तमाम जीनों को पसंद है। खैर छोड़िए, आप मेरी जीनों को समझाएंगे ना? हाँ जरूर। लेकिन आपके घर ये मियाँ शफीक क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आप नहीं जानते? अरे उनको कौन नहीं जानता। 3 सगी बहनों को एक बार तिगड़े 3-3 4-4 साल के वक्फे से दाश्ता बनाने से पहले इनका ताल्लुक उन लड़कियों की मां से भी था। इनकी पहली बीवी जो बहुत जल्द मर गई,
इनको इसलिए पसंद नहीं आई कि उसमें तवायफों जैसी कोई बात नहीं थी। 40 बरस की उम्र तक 50 तवायफों ने उन्हें अपने यहाँ रखा। अरे अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद कर दिए, उम्दा से उम्दा खाना खिलाया, नफीस से नफीस मोटर खरीद दी। लेकिन इस शख्स ने अपनी गिरा से किसी कवायद पर एक दमड़ी तक खर्च की। सोचिए। मैं इतना तो नहीं जानता, मुझे मुंबई आए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। सरदार बेगम को भी यहाँ बुला दिया लाहौर से, जीनू को सब कुछ सिखा दे। जीनू से कहता हूँ कि जल्द से जल्द इस शहर के लिए तैयार हो जाए, तो कहती है बाबू तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैं कहता हूँ तू मेरी फिक्र मत कर, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले, मैं आज ही उसके बैंक में 10,000 रुपये जमा कराने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे मालूम है 10 दिन के अंदर अंदर वह बाहर बैठी होगी और सरदार बेगम उसकी एक एक पाई अपनी जेब में डाल चुकी होगी। अब आप मुझे समझा सकते हैं कि चालाक बनना कितना जरूरी है। जब से मोटर लेके दी है सरदार बेगम हर रोज उसे पोलो बनने ले जाती है, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हुई। शेंडो आज मियां शफीक को बड़ी मुश्किल से यहाँ लाया है, देखिए क्या होता है। क्या होता है ये देखने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही मुलाकात में पता चल गया कि क्या हुआ। शफीक साहब तो खाली खुली जेंटल में ही नहीं निकले। खर्चा देखिए, बेचारी जीनों से 4 चादरें, तकिए के 6 गिलास और 200 रुपए नकद अटिया कर चलते बने। सुना है किसी अलमास नाम की लड़की से इश्क फरमा रहे हैं। नगीना होटल के मालिक यासीन साहब, उनका भी यही हाल रहा। 10-15 दिनों की दोस्ती के दौरान उन्होंने अपनी जीनत को 6 बहुत ही उम्दा किस्म की साड़ी खरीदी, तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने सोच लिया इनकी दोस्ती कुछ और मजबूत हो जाए तो मैं लाहौर लौट जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यासीन साहब के होटल में क्रिश्चियन औरत ने किराए पर कमरा लिया, उसकी जवान बेटी से उनकी आंख लड़ गई। अब जीनत बेचारी चुपचाप बैठी रहती है और यासीन साहब जीनत की मोटर में उस लड़की को रोज घुमाते रहते हैं। कैसे लोग हैं, दिल्लू चाट हो गए तो साफ साफ कहो। और अपनी जीनत भी अजीब है। मतलब अरे उसे अच्छी तरह मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। बड़ी शफीक और नेक बख्त औरत है, मैं क्या करूं, थोड़ा तो चालाक बनना चाहिए। जीनत तो चालाक बनी नहीं, और सच पूछिए तो मैंने भी उसे चालाक बनने का कोई मशवरा नहीं दिया। बाबू गोपीनाथ के 50,000 खत्म हो चुके थे और वो रुपयों का बंदोबस्त करने कुछ दिनों के लिए लाहौर चले गए। वहां अपने कुछ मकान बेचे और इस बार वापस बंबई पहुंचे तो उनके पास 10,000 रुपए थे। मुझसे मुलाकात हुई तो बम की तरह खबर पटकी। जीनू की शादी हो गई है। किससे? हैदराबाद सिंह का एक जमींदार है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं एंड वक्त पर यहाँ आ पहुंचा। मेरे पास जो पैसे हैं उससे जीनू का जज बन जाएगा। मैंने लाहौर से आते वक्त दाता हुजूर के गंज बख्श के यहाँ दुआ मांगी थी, जो कबूल हुई। भगवान करे दोनों खुश रहे। इस तरह बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस के साथ जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2,000 नकद दे दिए। शादी के दिन मैं उनकी तरफ से मेहमान खुसूसी था। क्या बात है बाबू गोपीनाथ, क्या महफिल जमाई आपने। अरे मजा आ गया सच में। भगवान का शुक्र है, अब मेरी जिंदगी भर खुश रही। बिल्कुल खुश रहिए। जरा अंदर चले और देखें कि जीनू दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। हाँ चलिए। अरे मुबारक हो। नहीं सच में बहुत प्यारी लग रही हो। ये लिबास, ये जेवर, ये फूल, ये खुशबू, ये शहनाई की धुन। अरे समा तो ऐसे बांधा जैसे तुम्हारी नहीं, जैसे सती सावित्री की शादी हो रही हो। मैं समझता था कि आप बहुत ही लायक और समझदार आदमी हैं। मुझे और मेरी जीनू को किसी और से ज्यादा समझते हैं। जीनू का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ तो सोच लिया होता। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जीनू।
सच तो ये है कि ऐसे अजीब आदमियों की वजह से ही ये दुनिया दुनिया है। अगर ये नहीं होते तो ये जमीन बिल्कुल जन्नत हो जाती, जहां हम सभी एक तरह के होते, इखरे, सीधे और नेक। अगर बाबू गोपीनाथ जैसे लोग ना होते तो मंटो मरहूम तो 42 साल 8 महीने और 6 दिन भी नहीं टिक पाते, बल्कि 6 दिन 8 घंटे और 42 सेकंड में ही दम तोड़ देते। उनका जी लगाया कभी बाबू गोपीनाथ ने तो कभी ब्रज मोहन ने। अरे क्या बात है ब्रज, आज बहुत जल्द लौटा है? आज सारा मामला ही खत्म हो गया। कौन सा मामला? वही पैरन वाला। क्यों, क्या हुआ? आज दो टूक फैसला हो गया। फैसला? कैसा फैसला यार, पूरी बात तो बताओ। आज मैंने पैरन से कहा, मैं जब भी तुझसे मिलता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तू बहुत ही मनुष्य है। उसने कहा ठीक है, मुझसे मिला छोड़ दो, देखती हूँ तुम्हें कैसे काम मिलता है। अगर मैं मनुष्य हूँ तो तुम अव्वल दर्जे के निकट्टू और काम चलो। सब मामला बिल्कुल फिनिश। तो अब क्या, मुझे यकीन है कि मुझे 2-4 दिन में काम भी मिल जाएगा। अबे कहाँ? कल मैं सेठ नानू भाई के यहाँ जाऊंगा और कम से कम मुझे अपना असिस्टेंट तो रख ही लेंगे। तुम सुबह बस का किराया दे देना। मैं कहता था ना काम बन जाएगा। सेठ नानू भाई ने 1000 रुपए माहवार में मुलाजिम रखा है। कॉन्ट्रैक्ट 1 बरस का है। क्या बात कर रहा है? 1000? तो ये क्या? एडवांस। ला जी तो चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कराऊं और बांद्रा चला जाऊं और पेरेंट्स से कहूं लो देख लो मुझे काम मिल गया। लेकिन फिर डर भी लगता है। डर? हाँ डर कि कहीं पेरेंट की नौकरी फौरन ना लौट जाए और कल ही नौकरी से जवाब मिल जाए। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। इधर नौकरी मिली, उधर पेरेंट्स से मिला और अगले ही लम्हे नौकरी इधर उधर हो गई। कम से कम 1 वर्ष तक तो उसका मुंह नहीं देखेंगे। वैसे मेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए, साल भर में कुछ कपड़े अपने बनवा लो फिर देखा जाएगा। अरे ओए, 6 महीने गुजर गए, ब्रजमोहन बराबर काम पर जाता रहा, कई ने कपड़े भी बनवा लिए, 1 दर्जन रुमाल भी खरीद डाले। अब उसके पास वो तमाम चीजें थी जो कुंवारे आदमी के ऐश और आराम के लिए जरूरी समझी जाती है। हमारे दिन सचमुच अच्छे गुजर रहे थे कि एक रोज ब्रज, ए ब्रज, तेरी चिट्ठी आई। लानत है। क्या हुआ? वही पैरन, उसकी औकात है। क्या लिखा है? मेरा सर लिखती है इसी बात को मिलो, तुमसे कुछ कहना है। लो भाई अब नौकरी से जवाब मिलने ही वाला है। अरे क्या बकवास करते हो यार? बकवास नहीं यार, तुम खुद देख लेना। कल इतवार है और कल मैं पेरेंट्स से मिलूंगा और परसों ही सेठ नानू भाई को मुझसे कोई ना कोई शिकायत हो जाएगी और वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम्हें इतना ही पक्का यकीन है तो मत जाओ पेरेंट्स से मिलने। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वह बुलाए तो जाना ही पड़ता। क्यों? बस ऐसे ही। वैसे भी नौकरी करते करते कुछ उधर चुका हूँ, 6 महीने से ऊपर हो गया यार। ब्रजमोहन का क्या 100% सही निकला? यानी वो इतवार को पेरेंट्स से मिलने गया और सोमवार को ही से नौकरी से निकाल दिया गया। वो फिर बेकार था। हर इतवार को बांद्रा जाने के लिए मुझसे बस का किराया लेता और पेरेंट्स से मिलता। एक दिन मैंने उससे पूछा, यार ब्रज, क्या पेरेंट भी तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं यार, वो किसी और से मोहब्बत करती है। फिर तुमसे क्यों मिलती है? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ। अपने इस कैमरे से उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ। उसके लिए क्रॉसवर्ड भी हल कर देता हूँ और कभी कभी उसको इनाम भी मिल जाता है। पेरेंट जिससे मोहब्बत करती है उसकी कमी अच्छी तरह जानती है और मुझसे मिलकर वो सारी कमियां पूरी कर लेती है। वो बड़ी ही 420 है। अरे लेकिन लेकिन तुम्हें इससे क्या हासिल होता है? मुझे मजा आता है। किस बात का मजा? मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। अबे कैसा कैसा इम्तिहान? उसकी नहुसत का इम्तिहान। नहुसियत का इम्तिहान? हाँ, जब से मैंने पेरेंट्स से मिलना शुरू किया है
मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए अभी एक मेरी ख्वाहिश है कि पेरेंट की मनुष्य को चकमा देकर निकल जाऊं। क्या क्या मतलब? इस बार नौकरी से जवाब मिले उससे पहले मैं खुद ही अलग हो जाऊं, यानी खुद ही मालिक को जवाब दे दूं। वो वजह पूछे तो उनसे कहूं, जनाब मुझे मालूम था आप मुझे हटाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको जहमत नहीं दी और खुद ही अलग हो गए। मुझे नौकरी से बरतरफ करने वाले आप नहीं, बल्कि बरतरफ करने वाली तो मेरी दोस्त पैरन है, जिसकी नाक मेरे कैमरे में इस तरह घुसी है जैसे कोई तीर। वह मुझे देखता रह जाएगा और मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाऊंगा। बस यही एक ख्वाहिश है, जाने पूरी होती है नहीं। बड़ी अजीब ख्वाहिश है। हाँ, दरअसल मेरी हर चीज ये थी। पिछले इतवार को पैरन का वो दोस्त जिससे वो मोहब्बत करती है, उसके लिए मैंने एक तस्वीर खींची। उल्लू की तुम मेरी तस्वीर को कंपटीशन में भेजेगा और मुझे पक्का यकीन है कि साले को इनाम भी मिल जाएगा। बस एक मिनट देखो, तुम्हारे ये मनहूस ख्वाहिश मतलब पूरे होने में ना बहुत वक्त भी लग सकता है। वो कैसे? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले तुम पेरेंट्स से मिलने जाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें कोई नई नौकरी मिलेगी, फिर वो तुम्हें बुलाएगी, है ना? फिर तुम उससे मिलने जाओगे और इंतजार की आधी कौप तो खत्म हो गई, यानी मामला खत्म हो गया। पेरेंट वाला? हाँ भाई, पैरन वाला। वो कैसे? यूं ही बातों बातों में उसने मुझे कामचोर कहा, मैंने उसको मनुष, और मामला बिल्कुल खत्म। अब मुझे पक्का यकीन है कि मुझे 2-4 दिन में काम भी मिल जाएगा। ब्रजमोहन का क्या 100% सही निकला? यानी दूसरे ही दिन से सेठ नियाज़ अली की नौकरी मिल गई। मैंने पूछा क्यों ब्रज, अब पेरेंट्स से कब मिलोगे? तो मुस्कुराकर बोला, जब वो बुलाएगी, जरा देर से बुलाए तो अच्छा है, 2-4 जोड़ी कपड़े बनवा लूं। जब भी बुलाए जाना तो है ही, चाहे कल ही क्यों ना बुला ले। और इस बार 5वें महीने में ही चिट्ठी आ गई। लो भाई, आ गए मलिकुल मौत। मोहतरमा पैरन जहां फरमाती है। अरे क्या फरमाती है? क्या फरमाएगी यार? इस इतवार को मिलो, तुमसे कुछ कहना है। यार ब्रज मत जाओ ना, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं। जाना तो पड़ेगा यार, यानी बड़े अच्छे दिन गुजर चुके, बाहर भी मत दो। यार ऐसा भी क्या है यार, क्यों अपने दुश्मन बन रहे हो? अपने साथ साथ मेरी भी मिट्टी पलीत कर रहे हो। देखो तुम्हारे लिए भारी इतवार को बस का किराया भी नहीं जुटेगा। मुझे सब मालूम है यार, लेकिन अफसोस बेकारी के दिन भी आने वाले हैं। इस बार भी वो पेरेंट्स से मिलने बांद्रा गया और उसी के सामने अपना इस्तीफा लिखा। अगले रोज इस्तीफा जेब में डाले दफ्तर पहुंचा। वहां से लौटा तो क्यों ब्रज, क्या हुआ? सारा मामला ही खत्म हो गया। क्या मतलब? आज मैंने सेठ नियाज अली को अपना इस्तीफा पेश किया। उन्होंने उसे पढ़ा और पढ़कर बड़े प्यार से ठहर ठहर कर पढ़ा और मेरी तरफ ये कागज पेश कर। इस कागज पर लिखा था, मेरी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ा दी गई। अरे अरे ये तो जश्न वाली बात है। पैरन की नौसत खत्म हो गई। नहीं यार, पैरन की नौसियत खत्म हो गई, मेरे लिए पैरन भी खत्म हो गई। क्या इश्क की दलील दूं, क्या वक्त से करूं गिला, कि वो भी कोई और थी, कि वो भी कोई और ही था। ओ तेरे इश्क का शायरा अरे तू भी
तुम्हारी प्लैटिनम ब्लॉन्ड पीला। सुना करते कि एक शय होती है प्लैटिनम ब्लॉन्ड, लेकिन वो शय क्या होती है इसे जाना यहाँ कर। ने खुदा मालूम अपनी बीन पर कौन सा राग बजाकर उस नागिन को बाहर निकाला है। मम्मी इज ग्रेट। आमतौर पर मासूम के बाल सियाह होते हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए काली गड्ढा वगैरह कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। उसके बाल चांदी के तारों जैसे। नहीं, वो प्लैटिनम का रंग कैसा होता है वो तो मेरे को पता नहीं, कुछ अजीब सा रंग है फिलस के बालों का। औलाद और चांदी को मिला दिया और उसमें ट्रिपल एक्स रम मिक्स कर दीजिए। चुप कर यार। खुदा कसम लाजवाब। वो जो मछलियों के पेट पर होता है, नहीं पूरे जिस्म पर होता है, वो पैम्फ्रेट मछली। नहीं, वो सांपों के नन्हे नन्हे खपरे। उसी का नाम, बस उसी का नाम। उसके बाल सांपों के नन्हे नन्हे खपरे जैसे। खपरे इतनी खूबसूरत चीज और इतना वाहियात नाम। पंजाबी में इसे चाणे कहते हैं। चाणों में चंचनाहट है, वही जो उसके बालों में है। उसके बाल, उसकी लटें लूट लगाई संपोलियों की ऐसी की तैसी, लगता है मैं जज्बाती हो। वो क्या होता है? सेंटिमेंटल। लेकिन तुम क्या समझोगे? साला चड्डा समझता है, मैं एवरेज नहीं जानता। मैट्रिकुलेट हूँ मैं, मैट्रिकुलेट। मेरा बाप उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने तो चुप कर। तेरा बाप तुझसे मोहब्बत करता था तो मुझ पे क्या एहसान कर दिया? तेरे बाप ने तुझे मैट्रिकुलेट बनाया तो मैं क्या अपनी बीए की डिग्री पाऊंगा? एक में अंदर गई नहीं, पर रिश्ते और बाप में अंतर करना पड़ेगा। कहाँ रह गई? अरे तेरा ही इंतजाम करने गई है। उसने तो आज की पार्टी कैंसिल कर दी थी कि तेरा दोस्त बाहर से आया तो उसके संग बिजी होगा। लेकिन जब अपन बोला कि रात में तेरा दोस्त इधर ही मरेगा और पार्टी में उधर से चड्डा को दिल का बीमारी हो जाएगा, तब वो निकली सबको बुलाने के वास्ते। तो उसका सबसे नालायक बेटा होता है। मम्मी इज ग्रेट। यार चड्डा, सुबह मैं इस मम्मी से मिला यार, तब से यही सोच रहा हूँ कि इस उम्र में भी इतने शौक मेकअप क्यों करती है। मम्मी इतने शौक मेकअप क्यों करती है? वाई? मम्मी इतने शौक मेकअप इसलिए करती है क्योंकि ये दुनिया हर एक शौक चीज को पसंद करती है। तुम्हारे और मेरे जैसे उल्लू के पट्टे बहुत कम है जो मध्यम रंग पसंद करते हैं, जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं देखना चाहते और जो बुढ़ापे पर जवानी का मुलम्मा पसंद नहीं करते। हम जो एक दूसरे को आर्टिस्ट वार्टिस्ट कहते हैं ना, उल्लू देव पट्टे हैं। चुगल है चुगल, वो भी दरमियाना दर्जे की, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी चीज अव्वल दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की। क्या दरमियाना दर्जे की? सही। लेकिन फीलस खास दर्जे की। मम्मी कहाँ रह गई? Your mummy is here, my poor son. हेलो, देखो और कौन आया है? पोली। And
अच्छे बच्चों की तरह अपने अपनी क्लास लेके मेरे पास आओ। चलो चड्डा। थैंक यू। मम्मी इज ग्रेट। एक मिनट। तुम लोग कितने दिनों के बाद अपनी मम्मी के पास जमा हुआ है, तो इस पे रंजीत का गाना हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा मम्मी ने। ये हजरत खुद को उस्ताद करीम काका शागिर्द समझते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं इन्होंने फने गायकी किसी भाग से सीखी है। भैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया ला ला सोने चांदी के बदले में बिकते तुमसे दूर सही दूरी ने कहीं कहीं मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया। चड्डा चड्डा छोड़ो इसे। चड्डा मैं भूल नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। पागल हो गई तू बूढ़ी दलाला। सिर्फ मेरी है, पूछ ले इससे। ये छोटी है अभी, बहुत छोटी है अभी। चड्डा छोड़ो इसे। चड्डा आउट आउट। तुम लोग भी जाओ जाओ। हफ्ता हो गया इसका यही हाल है। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कहाँ मालूम था। मम्मी की पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसने उस पर अच्छा असर नहीं किया। उसी रास्ते उसकी हालत खराब है, लेकिन उसने किसी को कुछ बताया नहीं, मुझको भी नहीं। पता नहीं दवा भी ली है या नहीं। कहाँ ली होगी यार, वो तो मैंने इसे बाहर देखा नहीं तो खुद ही अंदर चला है। ये इस हालत में पड़ा था तब तुम लोगों को खबर दी। देखो यार, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। हाँ यार, मैं भी आता हूँ। रवि क्षेत्र के। हाँ इसे तो बहुत तेज बुखार है। यार वो मल्होत्रा सही कह रहा था। वो मम्मी के पार्टी वाले वाक्य से ना इसका ये हाल हुआ है। ये मम्मी के वहां गया भी। पता नहीं उधर मम्मी का क्या। आज अंदर चल चल चल। कैसा है मेरा बच्चा? चड्डा तुम लोग कैसे हो? मुझे खबर नहीं कर सकते थे? मैं सोच रही थी ये मुझसे नाराज है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा है। तुम तलिया मलो, तुम बर्फ लेके आओ, तुम इसकी पट्टी बदलते रहना, मैं अभी आई। डॉक्टर साहब
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनको आराम की बहुत जरूरत है। आप एक मिनट आएंगे? इनकी फैमिली किधर है? हम ही इसकी फैमिली। देखिए, इनको आराम की बहुत जरूरत है। अगर आराम नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अगर यहाँ मुमकिन नहीं तो आप इन्हें अस्पताल ले जाए, लेकिन आराम मिलना चाहिए। ठीक है। अस्पताल? अस्पताल में सब कौन ख्याल रखेगा? घबराने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज मेरे घर में होगा। कोई उतरे, तुम निशान के आओ, तुम उठाओ। मेरे लिए स्कॉच। Chadda, you are a damn brute. Oh God. नहीं मम्मी। Music. मुझे कहने लगा, उस रात एक सांप के खतों जैसे रंग वाली बालों की लड़की के लिए मैंने अपने उन्हीं को नाराज कर दिया। नहीं बैठा। मैं पता नहीं खुद को कहाँ का डॉन शॉन समझता था, लेकिन उसको पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक ही बोसे में उस प्लैटिनम ब्लॉन्ड के कुंवारेपन का सारा अर्क इन मोटे होठों से चूस सकता, लेकिन ये एक नामुनासिब हरकत है। कम उम्र थी, इतनी कम उम्र, इतनी कमजोर। यार उसे अरबी फारसी में क्या कहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इतनी कम उम्र, इतनी कमजोर थी कि उस रात मेरे साथ सोकर सब कुछ भूल जाती है, पूरी उम्र पछताती। उन चंद घड़ियों की लज्जत के सहारे जो जीने का सलीका कभी नहीं आता, और इस बात का मुझे बहुत दुख होता। चावा मम्मी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने का फैसला किया था, लेकिन मैं एक और पहलू किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जिया इसी का नाम है। ये मरती भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। क्या हुआ चड्डा? क्या हुआ? मम्मी जा रही, मम्मी जा रही है? मगर कहाँ? शहर में इसकी आखिरी रात है। मगर मगर क्यों? क्यों? हुकूमत को उसका तौर तरीका पसंद नहीं, उसके घर में सजने वाली महफिलें काबिले एतराज है। एक अरसे से उस पर केस चल रहा था, पुलिस भी छानबीन कर रही थी। हुकूमत को पुलिस की बातों पर यकीन हो गया और मम्मी को तड़ीपार कर दिया। वो शहर बदल कर दी गई। लेकिन तुम ही बताओ, अगर मम्मी रंडी है, अगर मम्मी दलाला है, अगर मम्मी का वजूद ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है, तो इसका खात्मा कर देना चाहिए ना। चड्डा, शहर की गलाजत को क्यों कह दिया गया?
तुम कहीं और जाके ढेर हो जाओ। लेकिन उस फरासत के साथ ऐसी पाकिज़गी भी चली जाएगी, उसके एक तमाचे ने उस रात मेरे रूह की सारी गंदगी को धो डाला। लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए। मुझ जैसे लोगों में वैसी गंदगी जहां भी पैदा होगी ना, मम्मी वहां जाके घर बसाएगी। मैं अपनी मम्मी उन लोगों के हवाले करता हूँ। बस एक रात में आसमान लुट गया, सितारों की दुनिया से दिल उठ गया। चलो यार, अभी नूर था बस अभी उड़ गया, सितारों की दुनिया से दिल उठ गया। बस एक रात में गुलसिता लुट गया, बहारों की दुनिया से दिल उठ गया। अभी रंग था बस अभी उड़ गया, बहारों की दुनिया से। इकतीस लक्ष्मी मैच, माल रोड लाहौर, 16 दिसंबर 1951। प्यारे अंकल सैम, अस्सलाम वालेकुम। ये खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है, जिसे आप नहीं जानते, जिसे आपकी 7 आजादियों वाली मुमलकत में शायद कोई भी नहीं जानता। मेरा मुल्क हिंदुस्तान से कटकर क्यों बना, क्यों आजाद हुआ, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम। यही वजह है कि मैं आपको ये खत लिखने की जसारत कर रहा हूं। जिस तरह मेरा मुल्क कटकर आजाद हुआ, उसी तरह मैं कटकर आजाद हुआ। और चचा जान, ये बात तो आप जैसे आलिम से छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए कि जिस परिंदे को पर काट कर आजाद किया जाएगा, उसकी आजादी कैसी हो। खैर, इस किस्से को छोड़िए। मेरा नाम सादत हसन मंटो है और मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ जो अब हिंदुस्तान में। मेरा बाप वहां दफन, मेरी मां वहां दफन है। मेरा पहला बच्चा भी उस जमीन में सो रहा है जो अब मेरा मुल्क नहीं, मेरा मुल्क नहीं। ओए कौन है उधर? ओए मैं रमनबाज बोल रहा हूं, रमनबाज। ओए खंजीर की तुम, ओए ओए वो तू है? ये
खिंचरी की तुम ओए मैं रोबल बॉस ओए कुमार के कोते की आला। ओए मैं बढ़िया ओए तू बता तू कैसा है? अरे अपना भी सब चंगा यार। ओए राम सिंह, हमें चाय पीनी है यार। तो पी लेना, रोका किसने? ओए जा ऐश कर। अरे ऐश किस तरह करे, सामान तो उधर पड़ा है। ओए उधर किधर? अरे उधर जिधर तुम्हारा फायर हमारा बेटा उड़ा सकता है। तो क्या चाहता है? अरे हमें सामान उठा लेने दे यार। तो जा ले आ। तू कहीं हमें उड़ा तो नहीं देगा कुमार के कोते? ओ बकरी ओए संतोष सर के कछुए। पहले तू कसम खा के तू फायर नहीं करेगा। ओए बोल यार किसकी कसम खावा? किसी की भी खा ले यार। ओए जा तो मंगवा भी ले सामान। थैंक यू रमन माजे, थैंक यू। ओए नो मेंशन ओए। ओए राम सिंह है? हाँ तो हो जाए एक एक राउंड। अरे हो जाए। राम सिंह है? हाँ ओए चाय तैयार हो गई। ओए अभी कहाँ है कुमार के खोते? ओ चुप कराए खोते की जूं। ओए तेरी। राम सिंह है? कुमार के खोते। ओए राम सिंह है? तुमने क्या किया है? ओए यार तुझे किसने कहा था बाहर निकलने को? तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे यार, तेरी आवाज सुना तो आने क्या। ओए यार तू एक मिनट रुको। हेलो अल्फा टू चार्ली फोन डॉक्टर को भेजिए। ओए राम सिंह तू फिक्र ना करो डॉक्टर आ रहा है। फिक्र किस बात की यार, कि जब तू फिर से मेरे साथ है। यार तुझे वो मैडम याद है? अरे इटली वाली, अरे बटवार वाली। अरे याद कर जब हम एक ही रेजिमेंट में थे। अरे हाँ क्या नाम रखा था हमने उसका? खेल खत्म पैसा हजम। पर तुझे तो कभी कभी रियायत भी देती थी ना मसलेने की बच्ची। ना तू बात मत कर, डॉक्टर के आने तक ना बिल्कुल चुप। वो तुझे जसबीरा का मम्मी याद है? हाँ वही ना जो हर जगह एक झोला डाले घूमता था। यार उसका तो नाम ही पड़ गया था झोला मामा। और यार तूने भी ना उस रोज हद ही करती थी। किस रोज? उसी रोज जब वो लक्की की लोनिया को लिए खेत में घुसा पड़ा था और उसका झोला बाहर पड़ा था। और तूने आओ देखा ना ताओ झट से अपना कच्चा खोला और उसके झोले में मुद्द दिया। यार हाँ ना कोई बात नहीं। भाई राम सिंह भाई वो तेरी जसवीरा का मर्द भी मिला था मुझे एक दिन रिफ्यूजी ट्रेन में। यार एक बात बता, हाँ क्या तुम लोगों को सच में कश्मीर चाहिए? हाँ राम सिंह नहीं, मैं नहीं मानता। तुम्हें बहकाया गया है। नहीं राम सिंह तुम्हें बहकाया गया है। नहीं तुम्हें बहकाया गया है। नहीं राम सिंह तुम्हें बहकाया गया है। अरे नहीं तुम्हें बहकाया गया। नहीं यार तुम्हें बहकाया गया कसम पंचतन पाप की। अरे यार कसम मत खा यार, कसम मत खा। यार तुझे वो मेजर असलम याद है जो अपने रेजिमेंट में कैप्टन हुआ करता था? अरे जिसकी शादी में अपने सीओ साहब ने 10 पेटियां भिजवाई थी पीटर स्कॉट की। और लड़की का बाप पेटियां देखते ही पंडाल छोड़ के मस्जिद में जा बैठा था। अरे याद कर यार तू ही तो ले गया था ना पेटियां वहां। जानता है वही मेजर असलम अब यहाँ का प्लाटून कमांडर है। लो सारे बाटे।
ओए खिंजीर की तुम ओए यार तू भूल गया यार, जंग है ये। एक चक्रधार पुरखों ने जिन्हें था सींचा, एक ख्वाब था चरखे पे बोला अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता। अंकल सैम, सालिम हिंदुस्तान में मुझ पर 3 मुकदमे चले और यहाँ पाकिस्तान में 1। खैर, अभी पाकिस्तान को बने दिन ही कितने हुए। अंग्रेजों की हुकूमत भी मुझे फहश निगार समझती थी और मेरी अपनी हुकूमत का भी मेरे बारे में यही ख्याल। यानी आप मुझे एक अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और मेरे मुल्क की अदालतें एक फहश निगार की हैसियत से। हुकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है तो कभी मुल्क का सबसे बड़ा अदीब। कभी मेरे लिए रोजी रोटी के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। कभी मुझे खैर जरूरी इंसान करार देकर मकान बाहर का हुक्म दिया जाता है और कभी मौज में आकर मकान अंदर कह दिया जाता है। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूं कि मैं क्या हूं और मेरे मुल्क में, मेरे अपने मुल्क में मेरा क्या मुकाम है, मेरा क्या मसरफ है। आप इसे अफसाना कह लें, पर मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि मैं अभी तक अपने लिए अपने मुल्क में अपना कोई सही मुकाम तलाश नहीं कर सका। अंकल सैम, मेरा मुल्क बहुत गरीब है। आपको ये जान के हैरानी हो कि इतना बड़ा अफसाना निगार होने के बावजूद मेरे पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं है। अगर मुझे कहीं जाना पड़े तो साइकिल किराए पर लेनी पड़ती है और अगर मेरा कहीं कुछ छप जाता है तो छापने वाले से पैसा वसूल करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। पैसा वसूल करके ठर्रा पीता हूं। ठर्रा एक ऐसी शराब है कि अगर आपके मुल्क में बनती तो आप डिस्टिलरी को ही बम से उड़ा देते। यूं तो शराब हमारे मुल्क में बैंड, लेकिन कोई भी आदमी 12 रुपए 2 आने खर्च करके शराब पीने के लिए परमिट हासिल कर सकता है। इस रकम में से 5 रुपए डॉक्टर की फी होती है, क्योंकि वही लिखता है कि अगर ये आदमी शराब नहीं पिएगा तो इसके जीने का चांस बहुत कम है। दरअसल हमारी हुकूमत मुल्लाओं को भी खुश रखना चाहती है और शराबियों को भी। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ मुल्लाओं में कई शराबी और शराबियों में कई मुल्ला। बहरहाल शराब बिकती रहेगी, आप मेरी फिक्र ना करें। अंकल साहब, आप जरूर पूछेंगे कि हमारा मुल्क इतना गरीब क्यों है, जबकि आपके मुल्क से यहाँ इतनी तादाद में मोटर कार और लिपस्टिक भेजी जाती है। दरअसल मेरे मुल्क की वो आबादी जो मोटर कार में घूमती है वो मेरा मुल्क नहीं, बल्कि मेरा मुल्क तो वो है जहाँ पर मुझ जैसे और मुझसे भी बदतर मुफलिस बसते हैं। और मेरी मुश्किल ये है, ये आबादी इधर भी है
और उधर भी, यहां भी है और वहां भी। इसलिए मेरे मुल्क का, मेरे अपने मुल्क का कोई नक्शा नहीं, कोई नक्शा नहीं। बढ़ती गड़गड़ दी एनेक्स दी बिरयानी दी मूंग दी दाल दी और दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ टोबा टैक्सिंग। अरे कहां से लाऊं तुम्हारा टोबा टैक्सिंग? तब जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसके पास ही अपना कोई मुल्क नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, तो तुम्हें कहां से मिलेगा तुम्हारा टोबा टैक्सिंग? बढ़ती गड़गड़, बिशन सिंह, बढ़ती गड़गड़, बढ़ती नहीं बिशन सिंह, बढ़ती मेरी बात सुनो। बढ़ती। बिशन सिंह, बिशन सिंह, बदनावे हो मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे हो मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे हो मेरे यहाँ बदनावे। बट गए तेरे आंगन बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरें मर गए तेरे रांझे। बदनावे हो मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे हो मेरे यहाँ बदनावे। मेरा नाम तपन है। मेरा नाम विनय। हेलो, मेरा नाम मानव घोष। हेलो, मेरा नाम विनोद है। मेरा नाम मोहित है। शिवानी, नमस्ते, मेरा नाम मुकेश। हर्ष, रवि। रवि। मेरा नाम अनीस अहमद है। एक चीज डिसाइड